हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पर्वतीय अक्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावी अक्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। पर्वतीय मतलब पहाड़ी अक्षेत्र, माउंटेनियस रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ड्रॉट रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में पढ़ाएंगे। पर्वतीय अक्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय मतलब पहाड़ी अक्षेत्र, जो भी भारत का पहाड़ी क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो पर्वतीय अक्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं वर्षीय योजना में शुरुआत की गई। इसमें 15 जिलों को सेलेक्ट किया गया। अब आपको मालूम ही है कि सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र आपके उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के सारे जिले और आसाम के उत्तरी कचार की पहाड़ियां और पश्चिमी बंगाल के अंदर भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जो दार्जिलिंग जिला है, और तमिलनाडु के अंदर भी नीलगिरी पहाड़ हैं, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय अक्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर, ये जो पर्वतीय पिछड़े क्षेत्रों पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसमें क्या कहा गया कि सभी पर्वतीय क्षेत्र को, पिछड़े जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको शामिल करने की सिफारिश की गई, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है। मतलब उन सारे क्षेत्रों को, उन सारे जिलों को इसमें शामिल करने को कहा गया जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है और जिसमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। समिति ने कई बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि विकास का लाभ सभी लोगों पर बराबर से पहुंचे, डेवलपमेंट सभी का बराबर से हो, यानी कि ऐसा ना हो कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस क्षेत्र का ना हो, पूरे पहाड़ी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो और सब लोगों पे बराबर से पहुंचे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि स्थानीय संसाधनों और प्रतिभा का सुचारू विकास हो। जो स्थानीय संसाधन का मतलब मिट्टी है, जल है और आपका पेड़ है, ये सब स्थानीय संसाधन है, और वहां के जो टैलेंट है उनका भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो। और जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को, जो जीविका निर्वाह मतलब जिससे जीवन चलता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हमें निवेश वाली अर्थव्यवस्था बनानी है, इन्वेस्टमेंट वाली, कि जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करें। और एक पॉइंट उन्होंने और बताया कि अंत प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो। कभी कभी क्या होता है, व्यापार में कुछ जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं उनका शोषण होता है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करें। बाजार जो होता है, वहां जो पिछड़े क्षेत्रों में बाजार पाए जाते हैं उसका लेवल उठाएं, उसको अच्छे से अच्छा बनाएं, जिससे मजदूरों को फायदा पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने कहा परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखना। जो वहां का संतुलन है, जैसे सब चीजें हो, वनस्पति भी हो, पेड़ भी हो, और चीजों को बर्बाद ना करें, उनका इस्तेमाल सही से करें, जिससे वहां से संतुलन बना रहे। तो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वहां की स्थलाकृति मतलब वहां की जमीन पर जो उसकी आकार और आकृति पाई जाती है, क्योंकि जमीन बराबर से तो पाई नहीं जाती, जमीन तो उबड़ खाबड़ होती है, और पर्वतीय क्षेत्र की तो जमीन आप समझ ही सकते हैं कि वहां पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। तो जितने भी विकास के प्रोग्राम बनते हैं तो वहां की स्थलाकृति को देखकर, वहां के स्थल की आकृति को देखकर, और पर्यावरण का मतलब इन्वायरमेंट को देखकर और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कई योजना प्रस्तुत की गई। इन सब पॉइंटों को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए वहां से कई योजनाएं पर की गई। जैसे एक तो योजना ये कही गई कि बागवानी का विकास करना। बागवानी का मतलब गार्डनिंग का विकास करना, गार्डन वहां से बनाना पहाड़ी क्षेत्रों में, ये भी उसको पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित करेगा। रोपण कृषि को बढ़ावा देना। रोपण मतलब प्लांटिंग एग्रीकल्चर। प्लांटिंग एग्रीकल्चर का मतलब जैसे आपको चाय, कहवा, काजू, इस तरह की फसलों को उगाना, ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। इनको आपको जो करने से ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है और तो और ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है इनको करने के लिए, मगर इनका जब माल तैयार होता है वो फैक्ट्रियों में बराबर में ही
जाता है और उनसे बहुत ज्यादा पैसा होता है। और पहाड़ों पे सबसे ज्यादा चाय और कहवा पैदा होती है। तो चाय इस तरह की रोपड़ कृषि में आता है। वहां जो है रोपड़ कृषि प्लांटिंग एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, चाय कॉफी को ज्यादा बढ़ावा देना। और वानिकी कार्यक्रम, वानिकी का मतलब पेड़ लगाने का कार्यक्रम। पेड़ लगाएं, खूब पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाएं। उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, क्योंकि मिट्टी जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं और पर्यावरण को भी साफ करते हैं। तो पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ों का लगाना भी जरूरी है। तो पेड़ों को लगाना जिसे कहते हैं वानिकी कार्यक्रम लागू करना। और इसके अलावा पशुपालन, जानवरों को पालना, भैंस हो, गाय हो, घोड़ा हो, ये इस तरह के जानवरों को पालना। तथा मुर्गी पालन पर भी ध्यान देना। मुर्गी पालन के मुर्गियों को भी बहुत सारे लार्ज स्केल पर पालना, वो भी इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, लघु मतलब छोटे, और गांव में जो उद्योग पाए जाते हैं उनकी ओर भी ध्यान देना। तो यह पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर आता है। तो इन सब चीजों का ध्यान सरकार कर रही है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तौर पर ये सब चीजें सलाहें दे रही है, उपाय कर रही है, बता रही है कि ये सब चीजें करो तो जिससे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा। उसके बाद आता है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सूखा मतलब ड्रॉट, संभावी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें संभावना है कि वहां सूखा पड़ सकता है। सूखा उन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है जहां से बारिश नहीं होती, जहां पानी नहीं होता। तो कुछ क्षेत्र भारत के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर बारिश नहीं होती। बारिश ना होने की वजह से वो क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने की वजह से वहां खेती नहीं हो सकती। और जब खेती नहीं होती तो वो क्षेत्र निर्जन हो जाता है, बेकार हो जाता है, और वहां लोगों की जिंदगी बदहाल हो जाती है और लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। उनको रोजगार भी नहीं मिलता और बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अलावा सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सूखा संभावी क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करना, मतलब उसको रोजगार को प्रदान करना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए ध्यान करना। तो ये लोगों को, क्योंकि सूखा पड़ जाता, लोगों के रोजगार खत्म हो जाते थे, तो वो उसका उद्देश्य सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मतलब वहां के लोग जो बेरोजगार हो गए उनको रोजगार प्रदान करना और सूखे के प्रभाव को भी कम करना। जो सूखा पड़ जाता था उसकी वजह से सब बर्बाद हो जाता था, उसके प्रभाव को भी कम करना और उत्पादन के साधनों को विकसित करना। तो इस कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र को विस्तारीकरण करा गया। 5वीं वर्षीय योजना में इसको बढ़ाया गया और क्षेत्र भी इसके अंदर कवर दिए गए हैं और योजनाओं को बढ़ाया गया। इसमें 2 चरण में काम हुआ। नंबर 1, शुरू में इस कार्यक्रम के अंदर ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिसमें ज्यादा मजदूरों को काम मिले, क्योंकि वहां के लोग गरीब हो जाते थे, बेरोजगार हो जाते थे, तो उनको काम नहीं मिलता था। तो शुरू में ऐसे कार्यक्रम किए गए कि जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़े। तो ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा सिविल का मतलब कंस्ट्रक्शन के वर्क किए जाए, जिससे मजदूरों की आवश्यकता हो, मजदूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, जिससे उनकी जीवन चल सके। और उसके बाद उन्होंने एक और किया कि बाद में सिंचाई परियोजना, क्योंकि सूखा क्षेत्र है, सूखे क्षेत्र में बारिश होती नहीं, तो पानी की किल्लत है, तो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सिंचाई प्रोग्राम चालू किए गए। सिंचाई परियोजना के मतलब जिससे इस क्षेत्र में पानी पहुंचे, चाहे कुओं से, तालाबों से, नहरों से, नदी, किसी भी तरह से पानी का पहुंचना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई एक तो बारिश होती है, जो ऊपर से पानी आता है वो बारिश होती है, मगर अगर बारिश ना हो तो सिंचाई से ही खेती की जाती है, वो पानी दिया जाता है, कुओं से, तालाबों से सब पानी देने को सिंचाई किया जाता है। तो सिंचाई परियोजना को चलाना, भूमि विकास कार्यक्रम, जमीन के डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराना, पेड़ों को लगाना और चरागाह विकास। चरागाह मतलब जानवरों के लिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में जानवर भी पाले जा सकते हैं और जानवरों के लिए चारा चाहिए, तो वो जो है चरागाह विकास कार्यक्रम चलाना और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वहां अच्छी सड़कें बनाना और बाजार बनाना और आपका जो है बिजली वहां से देना और
बहुत सारी ऋण सुविधाएं भी देना, वहां के लोगों को जो है आपका लोन देना, ये सब सेवाओं पर जोर दिया गया। तो इस क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार देने का जोर दिया गया और इन सब चीजों पर, बिजली, पानी, सड़कें के ऊपर और वहां से पेड़ लगाने पर और चरागाह, इस सब चीजों पर वहां इस क्षेत्र में जोर दिया गया जिससे लोगों को काम चल सके। जब पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय नीति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की, जब इस सब चीजों की समीक्षा करने के लिए एक पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राष्ट्रीय नीति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की, तो इस कार्यक्रम में देखा कि खेती तथा इससे संबंधित सेक्टरों तक ही विकास सीमित है। मतलब खेती और उससे संबंधित सेक्टर, मतलब खेती तक ही ये कार्यक्रम सीमित हो गया। तो मगर जनसंख्या की वृद्धि हो रही, तो जनसंख्या की वृद्धि होने से, जनसंख्या बढ़ने से, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटी छोटी जमीनें हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी, क्योंकि उनको खेती करनी है सिंचाई से, एक ऐसे भी, तो वो क्या कर रहे हैं, छोटी जमीनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे परिस्थितिकी निम्नीकरण हो रहा, डिग्रेडेशन हो रहा। मतलब एक तरह से वहां का जो है असंतुलन हो गया, परिस्थितिक असंतुलन, मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। वहां एक तरह से लो क्वालिटी होती जा रही, क्योंकि हर जमीन का हिस्सा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः ये सलाह दी गई कि सूखा प्रभावी क्षेत्रों में रोजगार पैदा किए जाए, जिससे लोग रोजगार अगर होंगे तो वो रोजगार में लगेंगे और वो जो छोटी जमीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। तो रोजगार, वैकल्पिक रोजगार दें, लोगों को रोजगार दें, तो वो उसको जरूरत की गई इन क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों के विकास हेतु जल संभर विकास योजना, जल संभर का मतलब पानी की बचत, पानी का इस्तेमाल करना, चाहे जमीन के ऊपर का पानी हो, जमीन के नीचे का पानी हो, पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करना, पानी को वेस्ट ना होने देना, क्योंकि ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सूखे क्षेत्र है, इनमें पानी की बड़ी दिक्कत है। तो पानी का अगर कोई भी बूंद हो उसको वेस्ट ना करना, पानी का इस्तेमाल सब इसमें जरूर करना। तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए जल संभर विकास योजना जैसी रणनीतियों का निर्माण करना जरूरी है, पानी का उपयोग करना जरूरी है, पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो सूखा संभावी क्षेत्रों में विकास की रणनीति में वनस्पति को ध्यान दिया गया, पेड़ पौधों को ध्यान दिया गया, मानव और पशु जनसंख्या के बीच एक पारिस्थितिक संतुलन बनाना है इनके बीच में, क्योंकि संतुलन बनाने के लिए आपको मानव की भी जरूरत पड़ेगी, आपको वनस्पति की भी जरूरत पड़ेगी, आपको पशु की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, सब बराबर से होनी चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंड है। क्योंकि जानवर प्लांट पर निर्भर है, वनस्पति पर निर्भर है, अगर प्लांट नहीं होंगे या आपका वनस्पति नहीं होगी तो जानवर भी नहीं होंगे, और आदमी जो वनस्पति नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, ये सब चीजें सब्जियां नहीं होंगी, तो आदमी भी को ये नहीं मिलेंगी, तो उससे दिक्कतें पैदा हो जाएगी और असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो हमें संतुलन पे ध्यान देना, पारिस्थितिक संतुलन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो योजना आयोग ने 1967 में भारत में सर्वे किया और 67 जिलों को उन्होंने पाया कि वो सूखा क्षेत्र में घोषित किया, और 1972 में सिंचाई आयोग ने उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जिन क्षेत्रों में 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड रखा, कि जिन क्षेत्रों में 30% से ज्यादा सिंचाई होती है, 30% तक सिंचाई होती है, उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रखा गया। उनकी लिमिटेशन बना दी गई कि 30% सिंचाई क्षेत्र वाले सूखाग्रस्त क्षेत्र, ये सूखा क्षेत्र, ये ड्रॉट एरिया कह दिया गया। मुख्य रूप से भारत के अंदर सूखा संभावी क्षेत्र बहुत सारे हैं जिनके अंदर पानी नहीं पाया जाता और वो सूखा है और वहां की खेती बर्बाद हो रही है और सिंचाई से ही वहां थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखा संभावी क्षेत्र जिनमें विकास कार्यक्रम चल रहे हैं? वो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर पानी की बहुत किल्लत है, गुजरात है, आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है जहाँ पानी बहुत दूर दूर से लोग लाते हैं, पानी की बहुत ज्यादा कमी है और बारिश भी यहाँ नहीं होती। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा और तेलंगाना पठार है, ये सब सूखा ग्रस्त क्षेत्र हैं। कर्नाटक पठार है, तमिलनाडु के उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्धशुष्क भाग हैं। तो तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्र है, राजस्थान के भी क्षेत्र हैं और आपके गुजरात के भी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी, ये सब क्षेत्र हैं जो सूखा क्षेत्र हैं और इनके लिए भी सरकार कार्यक्रम चला रही है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला रही है, वैसे ही सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी
चला रही है, क्योंकि इन इन दोनों क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है। और हर योजना में, 5वीं योजना या 4थी योजना में, इस योजना पर, इन पर विशेष ध्यान दिया गया है और बहुत सारे रोजगार पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्र हैं और इनके अंदर विकास नहीं हुआ है। तो विकास की वजह से इन क्षेत्रों पे गवर्नमेंट अलग से स्पेशल प्रोग्राम इनमें कर रही